नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस। आधुनिक आर्थिक विश्लेषण में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उपभोक्ता के उपभोग व्यवहार, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं कीमत निर्धारण जैसी अनेक समस्याओं के समाधान में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का उद्भव फ्रांस में हुआ था। यहाँ सर्वप्रथम 1844 में फ्रांसीसी अर्थशास्त्री एवं अभियंता आर्सेने जूल्स डुपोट ने फ्रांस में एक नदी के पुल के निर्माण के समय ये अवधारणा प्रतिपादित की। उन्होंने पुल निर्माण के परिणाम स्वरूप जनता को होने वाले लाभों के आधार पर उपभोक्ता की बचत मापने का प्रयास किया। डुपोट द्वारा की गई व्याख्या अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि उन्होंने जिन मान्यताओं के आधार पर ये अवधारणा प्रतिपादित की, उन्हीं मान्यताओं को स्पष्ट करने में वे विफल रहे। साथ ही उनके द्वारा दी गई उपभोक्ता की बचत की धारणा में वैज्ञानिकता का भी अभाव था। उपभोक्ता की बचत की धारणा को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करते हुए उसे त्रुटि रहित बनाने का श्रेय महान अर्थशास्त्री अल्फ्रेड मार्शल को जाता है। मार्शल ने 1879 में उपभोक्ता का लगाम शीर्षक के अंतर्गत अपनी पुस्तक प्योर थ्योरी ऑफ डोमेस्टिक वैल्यूज के अंतर्गत उपभोक्ता के बचत सिद्धांतों के प्रथम स्वरूप को प्रस्तुत किया। विभिन्न सुधारों के पश्चात अवधारणा का परिपक्व स्वरूप उनकी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रस्तुत किया गया। मार्शल के द्वारा उपभोक्ता की बचत की अवधारणा के जिस स्वरूप को प्रस्तुत किया गया वह सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित था। इसमें कालांतर में हिक्स के द्वारा सुधार कार्य किया गया। हिक्स ने इस अवधारणा को उदासीनता वक्र विश्लेषण पर आधारित किया। समकालीन समय में बॉल्डिंग जैसे अर्थशास्त्री इसके विकास का कार्य कर रहे हैं। बॉल्डिंग ने इसे क्रेता की बचत के नाम से संबोधित किया है। उपभोक्ता जब विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने का नियोजन कर रहा होता है तो वस्तुओं और सेवाओं के लिए कुछ अपेक्षित कीमतों का निर्धारण वह मानसिक रूप में कर लेता है, अथवा उन वस्तुओं के उपभोग से उसे कितनी संतुष्टि प्राप्त होगी वह अनुमान लगा लेता है। परंतु जब वास्तव में वह वस्तुओं और सेवाओं का क्रय करता है तो उसके द्वारा चुकाई गई कीमत उस अनुमानित कीमत से भिन्न हो सकती है। जब चुकाई गई कीमत की तुलना में अनुमानित कीमत अथवा अनुमानित उपयोगिता कम होती है तो इन दोनों के मध्य पाए जाने वाला अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। यहाँ पे उपभोक्ता की बचत को दर्शाया है कि उपभोक्ता की बचत बराबर वस्तु की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त कुल उपयोगिता माइनस वस्तु की विभिन्न इकाइयों को प्राप्त करने के लिए किया गया कुल त्याग। अर्थात वस्तु की विभिन्न इकाइयों को प्राप्त करने के लिए जो कुल त्याग किया गया है और उन विभिन्न इकाइयों से जो कुल उपयोगिता मिल रही है, इन दोनों का जो अंतर है वह उपभोक्ता की बचत कहलाएगा। इसे दूसरे रूप में भी प्रस्तुत किया है कि उपभोक्ता की बचत इक्वल टू उपभोक्ता द्वारा भुगतान देने की तत्परता माइनस उपभोक्ता द्वारा वास्तव में किया गया भुगतान। अर्थात उपभोक्ता जो कीमत देने को तैयार रहता है और जो वास्तव में कीमत दे रहा है, इन दोनों का अंतर उपभोक्ता की बचत कहलाएगा। जैसे किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता 10 रुपये देने को तैयार है, लेकिन जैसे ही वह उस वस्तु को खरीदता है तो वो 8 रुपये में मिल रही है, तो जो 2 रुपये हैं ये उपभोक्ता की बचत कहलाएगा। अतः स्पष्ट है कि किसी वस्तु अथवा सेवा को प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता जो कीमत चुकाने को तैयार होता है और जो कीमत वह वास्तव में चुकाता है, दोनों का अंतर ही उपभोक्ता की बचत कहलाता है। मार्शल के अनुसार किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा एक उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर रहता है
तथा वास्तव में जो कीमत वह देता है उसका अतिरेक ही अतिरिक्त संतुष्टि का आर्थिक माप है। इसे उपभोक्ता की बचत कहा जा सकता है। इसे अधिक स्पष्ट रूप में एक व्यवहारिक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। एक व्यक्ति जो अत्यधिक भूखा है वो रोटी प्राप्त करने के लिए प्रति रोटी 20 रुपये चुकाने को तत्पर है, परंतु बाजार में उसे रोटी मात्र 10 रुपये के भुगतान पर ही प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार चुकाने की तत्परता तथा वास्तव में चुकाए गए रुपयों का अंतर जो 20 माइनस 10 बराबर 10 होगा, उपभोक्ता की बचत कहलाएगा। इसे हम एक एग्जाम्पल द्वारा और समझते हैं। नीचे उपभोक्ता की बचत की धारणा की व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। व्यवहारिक जीवन में किसी वस्तु का क्रय मात्र से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के कारण किया जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपयोगिता वह घटक है जो उपभोक्ता के लाभ को दर्शाती है तथा इसी लाभ के कारण उपभोक्ता द्वारा वस्तु का क्रय किया जाता है। दूसरी ओर वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ त्याग किया जाता है जो सामान्यतः मौद्रिक रूप में होता है। इस त्याग को उपभोक्ता की हानि के रूप में भी देखा जा सकता है। जब तक उपभोक्ता के लाभ और हानि बराबर नहीं हो जाते तब तक उपभोक्ता वस्तु का क्रय करता चला जाएगा। वस्तु की वह इकाई जहाँ उपभोक्ता का लाभ और हानि बराबर है वह सीमांत इकाई कहलाएगी। इस इकाई से पूर्व की समस्त इकाइयाँ जो अधिक सीमांत इकाइयाँ हैं वे उपभोक्ता को उनके त्याग की तुलना में अधिक लाभ अथवा उपयोगिता प्रदान कर रही होती है, अतः वे समस्त इकाइयाँ उपभोक्ता की बचत को उत्पन्न करती है। यहाँ एक सारणी दी हुई है जिसमें हमने एक साइड लिया है उपभोग की जा रही वस्तु की विभिन्न इकाइयाँ 1 से 6। सीमांत उपयोगिता अथवा वह कीमत जो उपभोक्ता देने को तत्पर है, बाजार कीमत अथवा वास्तव में दी गई कीमत, उपभोक्ता की बचत। तो यहाँ पे जब हम पहली इकाई जब उपभोक्ता खरीद रहा है तो वह 90 रुपये देने को तत्पर है अथवा सीमांत उपयोगिता कितनी है 90 है और जो वास्तव में जो कीमत अदा कर रहा है वह है 40। तो इस तरीके से उपभोक्ता की बचत हुई 50। सेकंड इकाई का जिनकी जो सीमांत उपयोगिता वो 80 है, बाजार कीमत 40 है, तो 40 उसकी उपभोक्ता की बचत हो गई। इस प्रकार से जो कीमत देने को तत्पर है और वास्तव में दी गई कीमत का जो अंतर है 90 से 90, 80, 70, 60, 50, 40 और बाजार की जो कीमत है वो 40 रुपये पर वस्तु है। तो इस तरीके से उसकी जो उपभोक्ता की बचत है वो इस प्रकार है 50, 40, 30, 20, 10 और 0। तो ये जो देने को तत्पर है उसका टोटल 390 है और जो वास्तव में कीमत दी गई है वो 240 है। इस तरीके से जो कुल उपभोक्ता की बचत है वो 150 है। मार्शल ने अपना उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर दिया था। तो जैसे जैसे उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग बढ़ाता चला जाता है उस वस्तु की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई घटते हुए अनुक्रम में उपयोगिता प्रदान करती है। उपभोक्ता बचत सारणी में भी उपभोक्ता की सीमांत उपयोगिता के संबंध में यही अनुक्रम प्राप्त हो रहा है। सारणी के अनुसार उपभोक्ता जब वस्तु की प्रथम इकाई का क्रय करता है तो वह उस इकाई के उपभोग से 90 रुपये के समान उपयोगिता प्राप्त करता है अथवा 90 रुपये देने को तत्पर होता है, परंतु उस वस्तु की बाजार कीमत मात्र 40 रुपये तय है। इस इकाई को मात्र 40 रुपये में ही क्रय कर लेगा। परिणाम से जो कीमत वह देना चाहता है वो जो कीमत वह वास्तव में देगा दोनों का अंतर 50 होगा। इसलिए वस्तु की प्रथम इकाई का उपभोग करने पर 50 रुपये के समान उपभोक्ता की बचत प्राप्त हुई। वस्तु की बाजार कीमत यद्यपि समान है परंतु उसकी सीमांत उपयोगिता के निरंतर घटते रहने के कारण उपभोक्ता को प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली बचत घटती चली जाएगी। उपभोक्ता की बचत दूसरी इकाई के उपभोग पर 40, तीसरी इकाई के उपभोग पर 30, चौथी इकाई के उपभोग पर 20, पांचवी इकाई के उपभोग पर 10 रह जाती है। अंततः छठी इकाई का उपभोग करने पर जितनी उपयोगिता प्राप्त हो रही है उतना ही उसे बाजार से वस्तु क्रय करना पड़ रहा है। उपभोक्ता की बचत शून्य हो जाती है। इसके पश्चात वस्तु की आने वाली क्रमबद्ध इकाइयाँ उनकी बाजार कीमत की तुलना में कम उपयोगिता प्रदान करेगी, अतः उपभोक्ता उन इकाइयों को प्राप्त करने के लिए बाजार कीमत से कम मूल्य देने को तत्पर होगा। परिणाम स्वरूप उपभोक्ता के उपभोग का स्तर जहाँ उसकी उपभोक्ता की बचत शून्य हो जाती है वहीं तक उपभोग किया जाएगा। इसे डायग्राम द्वारा समझाया गया है। इधर हमने सीमांत उपयोगिता कीमत के लिए जो सीमांत उपयोगिता घटते हुए क्रम में कि 90 फिर 80, तो इस तरीके से इसे डी द्वारा दर्शाया गया है। और जो कीमत है वो 40 है तो उसे 0 से जो P है और जो PD
टी जो ट्रायंगल त्रिभुज बना हुआ है ये उपभोक्ता की बचत को दर्शा रहा है। हम देखते हैं उपभोक्ता की बचत की मान्यता है। मार्शल में उपभोक्ता की बचत की अवधारणा अनेक मान्यताओं पर आधारित है, जिसमें अनसस्ती संतुष्टि एवं प्राप्त संतुष्टि में निश्चित संबंध होता है। एक्सपेक्टेड सेटिस्फिकेशन एवं रियलाइज्ड सेटिस्फिकेशन में संबंध होता है। उपभोक्ता की उपभोग प्रक्रिया के दौरान वस्तु की कीमत के अतिरिक्त उसे प्रभावित करने वाले समस्त अन्य घटक समान रहने चाहिए। उपभोग प्रक्रिया के दौरान मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहनी चाहिए। प्रत्येक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता स्वतंत्र उपयोगिता होती है, उस पर संबंधित वस्तु की उपयोगिता का कोई प्रभाव नहीं होता है। उपभोक्ता जिस वस्तु का उपभोग कर रहा होता है उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु नहीं होनी चाहिए। विभिन्न उपभोक्ता में आय, आस्वाद एवं रुचि संबंधी अंतर नहीं पाए जाते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार की स्थिति पाई जाती है। उपयोगिता ह्रास नियम क्रियाशील रहता है।